गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको संगठन की विधि या प्रक्रिया या संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे ही हम संगठन के आवश्यक कदम के नाम से भी जानते हैं। संगठन की विधि में पहला है आपका उद्देश्यों की स्थापना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह तैयार किया जाता है तो मैंने पहले ही बताया कि उनके पीछे उनके सामने उद्देश्य का रखना अनिवार्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम संगठन नहीं बना सकते। तो संगठन जो संगठन का पहला कदम है उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो सकता है, चाहे वो नकारात्मक हो सकता है। तो कार्यों की जो है स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए और उसी के आधार पे जो है व्यक्तियों का समूह बनाना चाहिए। दूसरा जो है क्रियाओं का निर्धारण। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो लक्ष्यों का निर्धारण करने के पश्चात जो दूसरा चरण होता है वो है क्रियाओं का निर्धारण। जो दो या दो से अधिक कर्मचारी होते हैं उनके बीच क्रियाओं का वर्गीकरण करना चाहिए कि किसको क्या कार्य करना है, ताकि वो अपने कार्यों के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। उनके कार्यों की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाओं का वर्गीकरण। क्रियाओं का वर्गीकरण करते समय अलग अलग समूह बनाना चाहिए, जैसे कि क्रय विक्रय, विज्ञापन, निरीक्षण, विपणन, मजदूरी और वेतन। ऐसे अलग अलग कर्मचारियों में अलग अलग वर्ग के कार्यों का वर्गीकरण कर देना चाहिए, जिससे कि आप देखते हैं कि किसी भी संस्था में अलग अलग विभाग होता है, कार्यालय अलग होता है, स्टाफ अलग होता है, या आपके जो नीचे वर्ग के जो कर्मचारी काम करते प्यून वर्ग के वो अलग होते हैं, उच्च विभाग का कार्य अलग होता है। तो ऐसे अलग अलग क्रियाओं का वर्गीकरण कर देना चाहिए। अगला है बच्चों कार्य का विभाजन। मतलब यहाँ पे योग्यता अनुसार कार्य देना, सही व्यक्ति को सही कार्य देना। जो जिस कार्य को करने के योग्य है उसे उसी प्रकार के कार्य को दोगे तो वो अपने अधिकार को समझते हुए अपने उत्तरदायित्वों का भी सही तरीके से निर्वहन कर पाएगा। अगला जो है समन्वय व परिचय। इसके पहले एक और है सत्ता का प्रत्यायोजन। ये कहा जाता है कि अधिकार यदि आप किसी को दे रहे हो तो अधिकार, अगर आप किसी को दायित्व सौंप रहे हो, कार्य करने का दायित्व सौंप रहे हो, तो दायित्व जब हम देते हैं तो वो सब सामने वाला अपने दायित्व को तब तक पूरा नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसको अधिकार ना सौंपो। तो दायित्वों को पूरा करने के लिए जो है अधिकार सौंपना चाहिए, ताकि उसके आधार पर अपने कार्य को कर सके और अधिकारों को भी स्पष्ट बताना चाहिए। अगला है समन्वय व परिचय। उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाने के बाद सभी कर्मचारियों जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनका आपस में परिचय होना जरूरी है। इस हेतु प्रत्येक कर्मचारी और एक अधिकारियों का आपस में परिचय कराया जाता है। प्रत्येक के कार्यस्थल, कार्य, अधिकार, कर्तव्य और एक दूसरे के संबंधों को बताया जाता है कि कौन किसके अधीन रहकर कार्य करेगा। अगला है आदर्श वातावरण का निर्माण। वस्तु का उत्पादन एवं श्रमिकों की कार्य क्षमता, इसके अलावा कारखाना का वातावरण काफ़ी सीमा तक कर्मचारियों के कार्य को प्रभावित करता है। तो जो किसी भी विभाग या संस्था में वातावरण आदर्श होना चाहिए, किसी प्रकार का तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के विरोधी ना रह के वे सहयोगी बन के काम करें। इस तरीके से वहाँ पे कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण, पेयजल की सुविधा, आराम गृह, कार्य की उत्तम दशाएं, उत्तम स्थिति, धुआं व गैस की निकासी, ये सारी चीज़ों की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला मशीन और औजारों की उचित व्यवस्था। कर्मचारी जहाँ पे काम करता है, जिस मशीन पे काम करता है, तो वो मशीन भी सही होना चाहिए, मशीन की रख रखाव भी सही होना चाहिए, जिससे कि उनको कार्य करने में सुविधा ना हो। द लास्ट है मानसिक क्रांति। इसका मैं थोड़ा ऊपर भी बता चुकी हूँ कि कर्मचारियों पे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर कार्य करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के विरोधी बन के काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर कार्य करना चाहिए। थैंक यू।